हाय स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस नए वीडियो में आपको मेटल और नॉन मेटल का रिमेनिंग पोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने कल के वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, अल्काली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल, जिसको मैंने ऑलरेडी डील कर दिया है। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल, फिर उसके बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। मेरा आज का पॉइंट है, तीसरा जो टाइप्स मैंने आपको कल आज बताने जा रहे हैं वो था ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आपने अल्काली मेटल को देखा, अल्केलाइन अर्थ मेटल को देखा, ठीक उसी तरह ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जिनकी अपनी क्या विशेषताएं होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे मेटल जिनके एटम में 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट हो, मीन्स जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो उनका दोनों ऑर्बिट बिना फूल हुए ही, मतलब एक ऑर्बिट जब फूल हो जाता है, भर जाता है, तब इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाता है। लेकिन इन ऐसे मेटल्स जो होते हैं, इनके 2 ऑर्बिट, प्रीवियस ऑर्बिट और फर्दर आने वाले ऑर्बिट, दोनों में इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह के मेटल्स को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल। जैसे आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि these are that metals whose two orbits are incomplete। इनके 2 ऑर्बिट्स क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। तो एक और इसमें पॉइंट बनता है कि इन्हीं ट्रांजिशन मेटल को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो आप देखिएगा, पीरियोडिक टेबल ऐसे बना होता है, इस तरह का बना होता है, और इसमें आप देखिएगा कि ये जो और यहाँ का जो ग्रुप होता है इसको एस ऑर्बिट कहा जाता है, इधर वाले ग्रुप को पी ऑर्बिट कहा जाता है, और ये जो बीच में जो खाली जगह होती है इन्हीं को क्या कहते हैं? डी ऑर्बिट एलिमेंट्स। तो ये जितने होते हैं ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद डिटेल्स इसका आपको फर्दर आगे के क्लास में पढ़ना है। इसके बाद जो चौथा जो आपका वो था टाइप्स था, चौथे टाइप्स में मैं आपको बताया था इनर ट्रांजिशन मेटल। क्या बताया था? इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल, ये चौथा टाइप था मेटल का। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो मेटल्स होते हैं दे आर प्लेस्ड इन पीरियड 6 and 7। देखिए ये पीरियड 6 और 7 में रखे जाते हैं, और इनका ग्रुप जो होता है वो ग्रुप होता है 3b। तो आप समझ सकते हैं कि पीरियड 6 और 7 में पाए जाने वाले वैसे मेटल्स जो ग्रुप 3b में होते हैं, 3b से स्टार्ट होते हुए 12 तक जाते हैं, उसमें अगर इन पाए जाएं तो इनको क्या कहेंगे? हम
इनर ट्रांजिशन मेटल। क्लियर? तो इनका अपना एक एटॉमिक नंबर होता है कि जो पीरियड 6 में जो होते हैं वो, और पीरियड 7 में जो होते हैं वो। तो पीरियड 6 में एटॉमिक नंबर 51 से 51 टू 71 71 तक जो होते हैं वो इनर ट्रांजिशन मेटल हैं। और फिर 7 में आप जाइएगा तो 89 से 103 तक जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल। क्लियर? अब इनका अपना क्या होता है कि जैसे पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 6 और 7 हमने बना दिया। ये देखिए, ये पीरियड 6 और 7 है। इसमें जो थर्ड बी जो शुरू होगा, इस थर्ड बी में आप जाइएगा तो यहाँ से 51 से ये शुरू होगा, 51 से 71 तक। और फिर 7 में जाइएगा तो 89 टू 103 तक होगा। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो नीचे पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे दो पार्ट्स में बनाए रहते हैं इस तरह। इसमें रहता है 51 से लेके 71 तक, और इसमें रहता है 89 से लेके 103 तक। ये उनका पोजीशन होता है। इनको लैंथेनाइट्स कहा जाता है, लैंथेनाइट्स। और इनको एक्टिनसाइट्स कहा जाता है। ये इनका, या एक्टिनाइड भी कहा जाता है। एक्टिनाइड या एक्टिनसाइट्स दोनों आप कह सकते हो, एक्टिनाइड भी आप कह सकते हो। तो ये था इनर ट्रांजिशन मेटल। मतलब इनर ट्रांजिशन मेटल वैसे मेटल्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के पीरियड 6 और 7 में ग्रुप 3 में पाए जाते हैं। इनके दो ग्रुप होते हैं, एक जो 51 टू 71 होते हैं जो पीरियड 6 में होते हैं, और दूसरा 89 टू 103 होते हैं जो 7 में होते हैं। क्लियर? तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसको आप देखिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये देखिए हमने लिख दिया। अब इनका जो रेफरेंस लेंगे, प्रॉपर्टीज लेंगे, वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टीज। आप इस तरह अपने कॉपी पे बना लीजिए, फिर इसको हम डील करेंगे। ये कर लिए। अब सबसे पहले प्रॉपर्टीज की जब बात हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो पहला प्रॉपर्टीज हमने ले लिया फिजिकल स्टेट। ये देखिए, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं नॉन मेटल्स। और जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। अब इनके जो एक्सेप्शन होते हैं उनसे सबसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके एक्सेप्शंस क्या है, यहीं पे एक्सेप्शंस, जो भी एक्सेप्शंस होगा उसको आप टिक लगा लेंगे। क्या है कि जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। क्या है ये? मरकरी, जिसको हम Hg कहते हैं। ये देखिए, ये मरकरी जो हमेशा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे ये किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड में। यही थर्मामीटर में भरा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये पूछता है नेम वन मेटल्स विच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, बराबर पूछा जाता है, तो आप इसको लिख लेंगे। और नॉन मेटल्स में
सबसे ज्यादातर क्वेश्चंस लिक्विड से पूछे जाते हैं कि नेम वन नॉन मेटल विच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो उसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन, Br। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मैं और बाकी सॉलिड्स और गैस में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहाँ कि टोटल जो नॉन मेटल्स होते हैं, टोटल नॉन मेटल्स वो कितने होते हैं? 22 ही होते हैं। जितने नॉन मेटल्स हैं सबकी संख्या मिलकर कितनी होती है? 22। अब 22 में आप देखो लिक्विड एक हो गया, लिक्विड कितना हो गया? एक हो गया, यहाँ लिक्विड एक हो गई। अब बाकी यहाँ जो गैस होते हैं वो 11 होते हैं। कितना होते हैं? 11। तो बाकी जो सॉलिड वो कितना हो जाएंगे? 10। इस तरह इनकी टोटल संख्या क्या हो जाएगी? 22। तो ये भी आप याद कर सकते हैं कंपटीशन के लिए कि टोटल नॉन मेटल्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 22। और उस 22 में देखिए, ध्यान दीजिए, एक ही ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो स्वाभाविक है उसी से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। क्लियर? अब फिजिकल स्टेट यहाँ क्लियर हुआ, तो दूसरे प्रॉपर्टीज पे इसके चलते हैं। वो होता है शाइनिंग प्रॉपर्टी, जिसको आप लस्टर भी कह सकते हैं। शाइनिंग प्रॉपर्टी, ये देखिए लस्टर वाली प्रॉपर्टी, इसको आप यहीं पे लिख लेंगे। ए शाइनिंग प्रॉपर्टी, ए शाइनिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर, या लस्टरस भी आप कह सकते हो। तो आपको पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय लस्टर या लस्टरस, तो आप सिंपली लिख देंगे शाइनिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टरस या लस्टर। तो अब यहाँ पे मेटल के केस में जब हम आएंगे तो लिखेंगे ऑल मेटल्स आर लस्टरस। क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं, मतलब ये चमकीले होते हैं, भड़काऊ माने भड़कीले होते हैं। और नॉन मेटल्स में आप क्या लिख देंगे? दे आर नॉन लस्टरस। ये क्या होते हैं? ये चमकीले नहीं होते हैं, और ये सब क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन है लेड, टीवी जिसको हम बोलते हैं टीवी। ये क्या है? ये डल है, मतलब वो लस्टरस नहीं है, शाइनिंग नहीं है। और इसमें क्या है? इसका एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे आपने लिखा कि ये जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन लस्टरस होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में आयोडीन जो होते हैं वो चमकीले होते हैं, ग्रेफाइट ये सब क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं लस्टरस। ये एक्सेप्शन पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ये आप नोट कर लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे। तो इसका तीसरा प्रॉपर्टीज हम चलते हैं, यहीं से थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, इस कॉलम को बने रहने देते हैं, और यहीं पे हम मिटा के तीसरे प्रॉपर्टीज पे चलते हैं हम। इनका तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखिए लस्टरस तो आपने देखा, अब यहाँ पे इसका हार्डनेस देखा जाए। तीसरा प्रॉपर्टी है हार्डनेस। ये देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, तो हार्डनेस में आप लिखेंगे मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। ये देखिए मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। यहीं पे लिख लीजिए। अब यहाँ भी एक्सेप्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है भाई एक्सेप्शंस? तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब जो देख रहे हैं ये इतने सॉफ्ट होते हैं, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन कट बाय नाइफ। ये देखिए ये बराबर पूछा जाता है आपसे कि नेम सम मेटल्स विच आर कट बाय नाइफ, तो आप यहाँ पे क्या बता देंगे? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं
इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। और नॉन मेटल में जो आपने सॉफ्ट लिखा, इसका एक्सेप्शन आप लिख लेंगे क्या चीज, डायमंड। ये डायमंड जानते हैं सबसे हार्ड मटेरियल है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है, तो ये आपका हार्डनेस से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसका क्या आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं। तो लेते हैं इसका हम डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, ये देखिए डक्टिलिटी क्या होती है। आप डक्ट मीन समझते हैं, बायो में डक्ट किसको कहा जाता है, पतले वायर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डक्ट। हमेशा याद रखेंगे, जैसे डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड सुने हैं ना। तो डक्ट का मतलब होता है पाइप, वायर। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, डक्टिलिटी का मतलब हुआ अ प्रॉपर्टी टू फॉर्म वायर बाय हैमरिंग। देखिए, माने एक वैसी गुण जिसमें वायर बन जाए, कैसे, पीटने से। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब इनका आप पीट के क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लिख सकते हैं, नॉन डक्टाइल। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूछता है एक दो क्वेश्चन, मोस्ट डक्टाइल मेटल, ये पूछता है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होते हैं गोल्ड, उसके बाद सिल्वर होते हैं। आपको बताएं हम, गोल्ड जो होता है उसका 1 ग्राम अगर हम ले लें तो उस ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है, सोचिए। तो 1 ग्राम में, तो ये आप लिख लेंगे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल्स, इसको आप लिख लीजिए। डक्टिलिटी क्लियर हुआ। इसके बाद हम अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है मैलिएबिलिटी। एक अगला, इसके अगला प्रॉपर्टीज है मैलिएबिलिटी। ये देखिए, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है मैलिएबल, मीन्स अ प्रॉपर्टी टू मेक a thin sheet by hammering। देखिए, पीटने से अगर पतला सा चादर बन जा रहा है तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। तो आप यहाँ लिखेंगे मेटल्स आर मैलिएबल। ये देखिए, सारे मैलिएबल होते हैं, मतलब सबके आप पीट के पत्थर बना सकते हैं, मतलब पतला चादर आप थिन शीट बना सकते हैं। और इसमें आप क्या लिख देंगे, नॉन मैलिएबल, मतलब ये मैलिएबल नहीं होते हैं, मतलब ये इनका पीट के आप चादर वगैरह कुछ नहीं बना सकते हैं। क्लियर। तो ये मैलिएबिलिटी हुआ। इसमें ही पूछता है सबसे ज्यादा मैलिएबल क्या होगा, जो सबसे ज्यादा डक्टाइल होगा। तो मोस्ट मैलिएबल क्या हो जाएंगे, मोस्ट मैलिएबल मेटल्स क्या हो जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मोस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं। क्लियर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है सोनेरिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है, सोनेरिटी। इन सब प्रॉपर्टीज से ना इनके टर्म का डिफिनीशन पूछा जाता है और एक्सेप्शन पूछा जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। सोनेरिटी, ये देखिए, सोनेरिटी का मतलब क्या हुआ, अ प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस साउंड। देखिए, साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनेरिटी। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे,
मेटल्स आर सोनरस। ये देखिए ये सब सोनरस होते हैं, ये क्या होते हैं? नॉन सोनरस। इनसे साउंड प्रोडक्शन नहीं होती है। अब यहाँ भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या चीज कि भाई जो बेल होते हैं, रिंगिंग बेल, घंटी बजाया जाता है, वो मेटल्स के हैं, क्यों बनाए जाते हैं? कारण यही है। क्या लिख देंगे कि बिकॉज मेटल्स हैव सोनरिटी प्रॉपर्टी सो दे आर यूज्ड टू मेक रिंगिंग बेल। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं। इसके सोनरिटी के बाद कंडक्टिविटी में हम चलते हैं। तो देखिए अगला प्रॉपर्टीज है कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। और ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। यहाँ एक्सेप्शन में डाल देंगे क्या चीज? ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट जो है वो बैड कंडक्टर नहीं है, वो गुड कंडक्टर है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आती है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर। तो सीधे आप लिख देंगे बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो दे आर कंडक्टर। तो सेम कॉज है, ग्रेफाइट क्यों है भाई? तो ग्रेफाइट का भी यही कारण है कि उनका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए उनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और वो कंडक्टर बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन से क्वेश्चन आती है कि मेटल्स में पुअर कंडक्टर कौन होता है? तो ये देखिएगा ये बराबर पूछा जाता है, इसलिए हमने इस पे टिक लगा दिया है। पुअर कंडक्टर कौन होता है? तो लेड होता है। ये पूछा जाता है पीबी बराबर पूछा जाता है कि नेम वन मेटल विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या बताएंगे? लेड या पीबी। क्लियर? तो ये अगले प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है इसका डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में मैं आपको बता दूं। अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं, तो वो होता है डेंसिटी। आप यहाँ पे लिख देंगे कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इस सब के डेंसिटी क्या होते हैं? हाई होते हैं, और इनके क्या होते हैं? लो होते हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। एक्सेप्शन में यहाँ भी है, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट है, इसका डेंसिटी हाई होता है, तो ये आप डायमंड हो गया। और इसमें क्या है एक्सेप्शन? जिनकी डेंसिटी लो होती है वो क्या है? सोडियम, पोटेशियम, ये सब की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज रहा मेटल और नॉन मेटल। इसको आप देख के क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट छूट रहा है जिसको मैं बता देना चाहता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन सा मेटल है जो अपने अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेम वन मेटल विच आर फाउंड एक्सेस इन आवर अर्थ क्रस्ट। सेम उसी तरह नॉन मेटल के बारे में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं यहाँ पे कि मेटल्स में मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो इसमें आप लिखिएगा एल्युमिनियम और इसमें लिखिएगा ऑक्सीजन। ये देखिए सबसे ज्यादातर पाए जाने वाला मेटल क्या है क्रस्ट में? एल्युमिनियम है। और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला नॉन मेटल क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब इस वीडियो में मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डील किया। अगले वीडियो में मैं आपको इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ले चलूंगा। यहाँ पे मेरे मन में एक थोड़ा सा क्वेश्चंस आ रहा है
और मैं चाह रहा हूँ कि आपसे मैं उसको डील कर लूँ। होता क्या है कि जनरली हमारे बच्चे दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। क्या डिपेंडेंस आती है कि अगर टीचर पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा, अगर हमारे ट्यूटर आएंगे पढ़ाएंगे, कोई मुझे बताएगा तो मैं पढ़ूंगा। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि नहीं, आप में भी उस तरह की कैपेसिटी है, आपके पास भी ब्रेन है, आपके पास भी स्ट्रेंथ है, आप खुद बुक लेके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो आप क्यों नहीं करते हो? तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन की भी फॉल्ट आ जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ये जो सर्कस आप देखते हो, इस सर्कस में जो शेर रखे जाते हैं, वो सारे शेर के जो इंटरनल नेचर होते हैं उनको बदल दिया जाता है। एक हकीकत न्यूज मैंने देखा था, मैं आपको बता रहा हूँ। कलकत्ता के किसी सर्कस में अचानक सारे सर्कस पे प्रतिबंध हो गई, सर्कस बंद होने लगे। तो सर्कस वाले के पास तो शेर रहता है, सारे जंगली जानवर रहते हैं, तो अब उसके पास उसको रोज खिलाने का प्रॉब्लम होने लगा। तो उसने सोचा कि सारे शेर को ले जाके जंगल में छोड़ दे रहे हैं, अपना रहेगा सब। उसने सारे जंगल में ले गया शेर, सारे को छोड़ दिया, 10 गो को छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद उसको पता लगा क्या कि भाई 10 शेर जो छोड़े थे उसमें 7 शेर को जंगली कुत्तों ने मार डाला। लीजिए, शेर को कुत्ता ने मार डाला। सुन के आश्चर्य हो रहा है, लेकिन हकीकत है क्या कि उस शेर के पास जो मारने की जो प्रॉपर्टीज थी वो उसको बंद करके रखते रखते क्या हो गया, खत्म हो गया। और वो जो कुत्ते थे जिनको हम छोड़ दिए थे, वो खाने के लिए तरस रहे थे, उन्होंने सोचा कि अरे ऐसे भी भूखे मरना ही है, तो इसी को ले चले, मारे और मार दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप किसी के भरोसे मत छोड़िए, उसको आप एक्सप्रेस कीजिए। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो आप कैसा क्या बनना चाहते हैं, वो सर्कस वाला शेर या वो जंगली कुत्ते? डिसीजन आपके हाथों में। तो यहाँ मैंने बोला कि गार्जियन के भी कुछ इसमें दायित्व होते हैं। तो गार्जियन क्या करते हैं, गार्जियन सारे रुपये पैसे जमा करते हैं, बच्चे का दिमाग उस पर रहता है कि चलो अब जो भी होगा मेरे ही लिए न हो रहा है, तो कल होके क्या होगा, तो वही सर्कस के शेर बन जाते हैं और उसी पे डिपेंड हो जाते हैं। आप पैराशूटर मत बनिए, आप रूट शूटर बनिए। रूट शूटर नीचे से ऊपर जाता है और पैराशूटर कभी ऊपर नहीं जाता है, वो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो जो रिसोर्सेस आपके पास हैं, उस रिसोर्सेस को देखते हुए आप अपने अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, तभी आप अपने गोल को, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।